नमस्कार दोस्तों, अनूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट 2। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा था जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, जिसके वजह से उसको अध्ययन की सुविधा के लिए कई भागों में डिवाइड किया गया था, जैसे कि केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, फिर दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इन सारे भागों में डिवाइड किया गया था। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, इस मैप में आप इसका लोकेशन भी देख सकते हैं कि ये आपका मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और साथ ही साथ हम लोग इससे संबंधित अरावली पर्वत भी देखा था। ठीक है, फिर इसके केंद्रीय उच्च भूमि के जो दक्षिण में विंध्य जो श्रेणी है उसके बारे में देखा था। ठीक है, उसके दक्षिण में बहती थी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, इसके बारे में देखा था। फिर इसके दक्षिण में स्थित सतपुरा रेंज देखा था। फिर इसके दक्षिण में जो थी वो ताप्ती नदी, इनके बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, ज़्यादातर इनका जो बहाव है वो पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है, इसमें दो मात्र ऐसी मुख्य नदियां हैं जिनका बहाव पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ है, और ये नदियां अपना मुहाना यानी अरब की खाड़ी में, यानी कि इनका जो बहाव है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, ये अपना जो जल है ये अरब सागर में विसर्जित करती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि था, इसका जो ढाल था उत्तर पूर्व की दिशा में, क्योंकि जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई यमुना नदी में और गंगा नदी में जाके मिल जाती थी। जबकि जो ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दक्कन का पठार, आंध्र का पठार, तेलंगाना का पठार। तो इसकी जो नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, इत्यादि जो नदियाँ हैं, इनका बहाव पूर्व की तरफ यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल को विसर्जित करती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बाद में देखेंगे जो दक्कन ट्रैप है। अभी हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार, यानी कि जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, हम लोग देखेंगे पूर्वी पठार के अंतर्गत, यहाँ पे देखिए आप, पूर्वी पठार के अंतर्गत आप देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दनकान्या का पठार इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर के अंतर्गत हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल पर्वत। ठीक है, एक एक करके हम लोग जिस पठार के अंतर्गत जो जो भी विस्तार है उसको हम लोग मतलब सही तरीके से देखते हुए चलेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, जो भी डाउट बन रहे होंगे, वो सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से आपको देखना है, लास्ट तक वीडियो देखिए। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि और कोई और भी अगर आपकी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सुझाव दे सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई अगर आपके अंदर प्रश्न भी आ रहा है, ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। जो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये मैप ऐसे बना हुआ है। ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार है इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार झारखंड, मतलब जो इसका पश्चिमी विस्तार है वो झारखंड से लेकर, ठीक है, और उसके बाद से पूर्व में पश्चिम बंगाल, फिर जो उत्तर पूर्व में है बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक, और उसके बाद से ओडिशा, इतने राज्यों को ये जो छोटा नागपुर पठार है ये टच करता है। मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत इसमें दामोदर नदी बहती है। ठीक है, जो दामोदर नदी है इसको हजारीबाग पठार से, रांची के पठार से अलग करने वाली संरचना है। जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार में स्थित हजारीबाग पठार को रांची के पठार से
अलग करती है। ये दामोदर नदी क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। ये जो कोयला है ये गोंडवाना युगीन कोयला पर यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, गोंडवाना, यानी कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में, नाम से ही स्पष्ट है, कोयले में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, हीरे में कार्बन पाया जाता है। जो हीरा होता है उसका परिवर्तित रूप होता है, तो वो समय के साथ वो बदलाव आता है। तो ये दामोदर नदी जो क्षेत्र है इसमें कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है, और भारत के जो भी कोयले प्राप्त होता है, ठीक है, उसका 2/3 भाग यहीं से प्राप्त होता है। 2/3 भाग आपका जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है इससे। ये सिर्फ कोयला का ही नहीं, छोटा जो नागपुर जो पठार है सिर्फ कोयला ही नहीं वहाँ प्राप्त होता है, वहाँ धातु से लेकर अधातु दोनों प्रकार की खनिज संसाधन वहाँ पे उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पे कोयला के साथ साथ लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, एस्बेस्टस, ठीक है, साथ ही साथ यूरेनियम भी यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर प्रदेश है वो खनिज संसाधनों का विशाल भंडार वहाँ पे स्थित है। इसीलिए यहाँ पे विशाल खनिज संसाधनों का विशाल भंडार होने के कारण छोटा नागपुर प्रदेश क्षेत्र को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, रूर प्रदेश। क्वेश्चन बने कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तो भारत का जो रूर प्रदेश है वो छोटा नागपुर प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्रदेश में कुछ इस टापू रूपी संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये जो निर्मित होती है ये आग्नेय शैल से निर्मित होती है। आग्नेय शैल से निर्मित इस संरचना को कहा जाता है पट्टभूमि। ठीक है, ये काफी वहां पर आकर्षक दृश्य का ये मतलब निर्माण करता है। ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। जब कभी आप जाएंगे झारखंड तो वहाँ पे ये स्थलाकृतियाँ आपको वहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे कि जो हजारीबाग पठार है, हजारीबाग में स्थित पारसनाथ हिल, जो पारसनाथ हिल है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है, तो ये है गिरिडीह जिले में। गिरिडीह जिले में। इसका पारसनाथ नाम कैसे पड़ा, तो जो जैन गुरु थे वो 23वें तीर्थंकर उनको कहते हैं पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर पारसनाथ हिल पड़ा। ठीक है, क्यों पड़ा, यहीं पे जैन मंदिर स्थित है और ये उन्हीं से संबंधित था जिसके वजह से इसका नाम पारसनाथ हिल पड़ा। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे जो ये रहा आपका राजमहल पहाड़ी। हमने यहाँ पे देखा है कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत हजारीबाग का पठार देखेंगे, रांची का पठार देखेंगे और राजमहल पर्वत देखेंगे। जो राजमहल पर्वत है यहाँ पर स्थित है डालमा हिल। डालमा हिल ये एक सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय नहीं, निष्क्रिय ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। ये ज्वालामुखी पर्वत, लेकिन ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है जिसको बोलते हैं डालमा हिल। जो इसका विस्तार है ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा पर स्थित है, राजमहल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जो रांची का पठार है। रांची पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, जो स्वर्ण रेखा नदी है ये छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी जो नदी है वो है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जाकर और पश्चिम बंगाल में वो हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी से ये जाकर मिलती है। हुगली नदी।
स्वर्ण रेखा नदी ये रांची के पठार से निकलती है और यहाँ से होते हुए फिर झारखंड से होते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सीमा से जाते जाते फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। इसी नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये रांची के समीप स्थित है, ठीक है। और ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जलप्रपात पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको देखेंगे हुंडरू जलप्रपात को, ठीक है। ये दामोदर नदी के बारे में और कुछ रोचक जानकारियाँ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो नदी क्षेत्र, ये जो नदी बेसिन, ये नदी यहाँ से जब निकलती है, ठीक है, तो ये कोयला, चूँकि उस क्षेत्र में कोयला काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो इसके वजह से ये नदी जो काफ़ी प्रदूषित हो गई थी, ठीक है। तो भारत के जो टॉप मोस्ट नदियाँ हैं, प्रदूषित जो टॉप मोस्ट नदियाँ हैं, उनमें से ये एक होती है, ठीक है। पहले इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, जैसे कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, उसी प्रकार से बंगाल का जो शोक दामोदर नदी को कहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा नागपुर पठार के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार को दंडकारण्य पठार से जो अलग करने वाली संरचना है उसे बोलते हैं महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन। ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों, चूँकि जो महानदी बेसिन है इस क्षेत्र से बहती है, ठीक है, तो इसीलिए महानदी का जो उद्गम स्थल है वो है सिंहावा, सिंहावा से निकलती है। सिंहावा कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में, रायपुर के निकट जो छत्तीसगढ़ है वहाँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर से सिंहावा से निकलती है, ठीक है, महानदी। ये महानदी चेटी जो नदी है इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो जनसंख्या होती है वो नदी के जो अपवाह क्षेत्र होते हैं वहाँ पे निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको कृषि के लिए जो उनसे प्राप्त जल होता है वो मिल जाता है, और जो नदियाँ होती हैं ये साथ ही साथ जो मिट्टी होता है, ठीक है, और वो ला के बहा के जो बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें काफ़ी जो भूमि होती है उनको उपजाऊ बना देती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कृषि का मतलब ज़्यादा विकास, खासकर जो धान है, धान छत्तीसगढ़ को आप एक और चीज़ नाम से जानते हैं, धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बेसिन में जो महानदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और कृषि का विकास भी यहाँ पे अधिक हुआ है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ बेसिन एक संरचनात्मक बेसिन है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अवतलन के कारण हुआ है। अब आप कहेंगे कि संरचनात्मक बेसिन क्या होता है, अवतलन क्या होता है, सब कुछ बताते हैं। अवतलन पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियों के कारण, उसमें खिंचाव के कारण ये संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ है। इसका जो आकार होगा कुछ तस्तरी के आकार का होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये जो पार्ट है धंसा हुआ है, ये तो आपका हो गया समतल भाग, ये हो गया आपका समतल भाग, लेकिन ये चीज़ क्या है, तस्तरी नुमा है। तो ये जो छत्तीसगढ़ बेसिन है इसका कुछ आकार इसी प्रकार है। तो इस प्रकार की जो आकृति है इसे बोलते हैं संरचनात्मक बेसिन, ठीक है, या फिर अवतलित बेसिन, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ बेसिन है इसका जो उत्तरी भाग है, जो इसका उत्तरी भाग है, इसके उत्तरी भाग में लोरमी का पठार, ये जो इसका उत्तरी भाग हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ बेसिन ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका लोरमी का पठार, पेंड्रा का पठार,
और रायगढ़ पहाड़ी। ये जो संरचनाएं और भी छोटे छोटे वहाँ पे पहाड़ी पठार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तरी भी मतलब उत्तरी सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन के ये उत्तरी सीमा बनाते हैं। इस बेसिन के पश्चिम में मैकाल रेंज स्थित है, मैकाल रेंज, और इसके दक्षिण में राजहारा पहाड़ी स्थित है। राजहारा पहाड़ी पर ही भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है, जो रूस और भारत के सहयोग से निर्मित है, ठीक है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ बेसिन। और छत्तीसगढ़ बेसिन का जो विस्तार है ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ये विस्तार पाया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं दंडकारण्य पठार के बारे में। तो दंडकारण्य पठार है, इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा, मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है, लेकिन कुछ हिस्सा जो इसका जो दक्षिण पश्चिमी जो हिस्सा है महाराष्ट्र, और इसका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश। कुछ इस प्रकार से इसका संरचना पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, ठीक है, और छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। हमने देखा है कि जो दंडकारण्य का पठार है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो है दंडकारण्य उच्च भूमि और दंडकारण्य घाट। जो दंडकारण्य उच्च भूमि है ये इसको बस्तर पठार के नाम से जानते हैं। जो बस्तर का जो पठार है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और दंडकारण्य घाट के अंतर्गत आपको मिलेगा कालाहांडी का पठार, ठीक है। तो जो कालाहांडी का पठार है ये कहाँ पर है? ओडिशा में। कालाहांडी पठार से ही निकलती है इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी ये दंडकारण्य पठार क्षेत्र की जीवनदायी नदी भी वो इसको बोलते हैं। यानी कि जो दंडकारण्य जो पठार है ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में इंद्रावती जो नदी है ये वहाँ के लोगों के लिए जीवन प्रदान कराती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कृषि होती है वो इस क्षेत्र में होती है, ठीक है। ये इंद्रावती नदी पे ही स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। चित्रकूट जो जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। इंद्रावती की सहायक नदी है सबरी, सबरी नदी इसकी सहायक है। इंद्रावती नदी जाकर 3 राज्यों की सीमाओं पे, 3 राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इनके सीमा पर ये जाकर और गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। यानी कि जो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जो दंडकारण्य क्षेत्र है इसमें भी काफ़ी खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। और खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ भी हम लोग देखेंगे कि ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये एक जनजाति प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे उद्योग का तो विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की निवासी हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है। तो इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो कृषि की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा ओवरऑल जो छोटा नागपुर पठार है, यानी कि जो पूर्वी पठार है, उसके अंतर्गत जो हम लोगों ने देखा छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग रांची पठार, ठीक है, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, ये पूरा क्षेत्र
खनिज संसाधनों की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब भारत का सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन अगर कहीं पाया जाता है तो वो छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि पूर्वी पठार के तरफ पाया जाता है, ठीक। इसके बावजूद ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसका कारण है कि ये एक जनजाति प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे उद्योगों का तो विकास हुआ, लेकिन यहाँ पे लोगों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत का जो पूर्वी पठार हम लोगों ने देख लिया, पूर्वी पठार के अंतर्गत ये सब देखे। अब देखेंगे हम लोग उत्तर पूर्वी पठार के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर पूर्वी पठार के बारे में। जो उत्तर पूर्वी पठार है इसके अंतर्गत हम लोग मेघालय का पठार या शिलांग का पठार देखेंगे। जो मेघालय का पठार है या शिलांग का पठार है, आप यहाँ देखेंगे मैप में देख सकते हैं, भारत के जो सबसे सुदूर उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में मेघालय का पठार स्थित है, ठीक है। जो भारत के पूर्व में स्थित जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं वहीं पे स्थित है मेघालय, ठीक है। तो ये उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है, ठीक है। ये पूर्व में जो यहाँ पर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, पूर्वी पठार में यहाँ पर स्थित हमने देखा था राजमहल पहाड़ी, उसी का ये हिस्सा हुआ करता था। तो पृथ्वी के जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनमें तनाव के कारण ये टूटकर उससे अलग हो गया, ठीक है। जब अलग हुआ तो यहाँ पर एक निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं, संरचना निर्माण हुई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राजमहल गारो गैप। ये राजमहल गारो गैप द्वारा अलग हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं पश्चिम बंगाल में मालदा गैप, मालदा गैप, ठीक है। ये बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है उनके द्वारा जो निक्षेप लाए गए, जो अवसाद लाए गए हैं, उनको यहाँ पे भर दिया गया है इस राजमहल गारो गैप को, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के बावजूद जो अलग दिखता है वो सिर्फ ये ही राजमहल गारो गैप और मालदा गैप के कारण ही है। जो मेघालय पठार है इस पे स्थित 3 जो पहाड़ी क्षेत्र हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वो कौन कौन से हैं? गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये वहाँ के महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएँ यानी कि कह सकते हैं कि वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। गारो पहाड़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नोकरेक। नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची है। और जो मेघालय की जो सबसे ऊंची पहाड़ी क्षेत्र है वो है शिलांग। शिलांग पर्वतीय जो क्षेत्र है ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ मतलब काफ़ी पर्यटन का विकास हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे अपना ये गेम वगैरह भी खेलते हैं, ठीक। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी का विकास कैसे होता है, जब लाल मिट्टी पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है तो वहाँ पर लेटराइट मिट्टी का विकास होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो ये मेघालय क्षेत्र है यहीं पे स्थित है मासिनराम, जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा हमारे भारत में ही होता है और भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम यानी चेरापूंजी में स्थित है मासिनराम। मासिनराम में सर्वाधिक बारिश होती है और यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो जो मासिनराम है, अब कैसे यहाँ पे बारिश अधिक होती है इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। हम देखेंगे कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। तो ऊपर जैसे आपका ये गारो है, खासी है और कुछ ये जयंतिया, इस प्रकार का इसका विस्तार है, ठीक है। कुछ ऐसा इसका विस्तार है
यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी मान लेते हैं। जब हवाएं यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है, और हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो इस पहाड़ी से जाकर क्या होती हैं, टकरा जाती हैं। टकराने के बाद से वहाँ पर सबसे अधिक बारिश करती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक बारिश वाला जो क्षेत्र है वो है मासिनराम यानी कि मेघालय क्षेत्र में है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जैव विविधताएँ भी अधिक पाई जाती हैं। और यहाँ पे लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। जो लेटराइट मिट्टी है, इस क्षेत्र में चाय का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। चाय के साथ साथ सुपारी, पान इत्यादि जो कृषि योग्य चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो खाने योग्य वस्तुएं हैं, उनका यहाँ पे उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मेघालय मतलब भारत के उत्तर पूर्वी पठार के बारे में। पूर्वी पठार ये हम लोगों ने देख लिया। अब चूंकि वीडियो इसके आगे पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा दक्कन का पठार। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम अगला वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन तक भी पहुंच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।